Good morning, all student. Let's come with us. Now we start chapter 2 of class 7th. Okay. What is the name of this chapter? Where, when and how. है ना, कहाँ, कब और कैसे, ये हमको चैप्टर पढ़ना है. तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. तो इसमें इतिहास के बारे में दे रखा है, कब से कब तक है ना स्टार्ट का इतिहास होता है. तो आइए अब हम लोग देखते हैं. आपको बुक्स में ध्यान देना है, पेज 10 से स्टार्ट है और सबको देखते जाना है ना, आपको बुक्स में मिल जाएगा. तो देखिए, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स: एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. यू हैव स्टडी एंशिएंट history in the previous class. In this class we shall take a medieval history. It lies between ancient and modern history. Its period is assumed from about 18th century to 8th century to 18th century AD. ओके, यानी कि हम आइए हम लोग इसको इतिहास को पढ़ते हैं. तो देखते हैं, जो इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है. सबसे पहले प्राचीन भारत या प्राचीन काल, मध्यकाल है ना मिडाइवल पीरियड, और एक आधुनिक काल, इसको आधुनिक पीरियड कहते हैं. तो हम लोगों ने जो एंशिएंट पीरियड, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है. तो आइए अब हम लोग यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे, जिसका समय काल सामान्यतः माना जाता है 800 AD से लेकर 1800 AD तक. ओके, तो एक चित्र आएगा, इसमें हम लोग भारत का नक्शा देखेंगे. देखिए आप लोग नक्शे में, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग. इंडिया वॉज वेरी लार्ज एट द स्टार्ट ऑफ द मिडाइवल पीरियड. ये भारतीय उपमहाद्वीप या इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चित्र है ना. तो भारत वही मध्यकाल के समय बहुत ही बड़ा था. इट एक्सटेंडेड राइट फ्रॉम द अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू म्यांमार इन द ईस्ट. यह पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक फैला था. दिस रीजन एट प्रेजेंट कंप्रेसाइज द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान एंड श्रीलंका. यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सभी इसी क्षेत्र में आते थे, जिसे हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे. फिर चेंजिंग नेम्स, अब जैसे जैसे समय बीतता गया ये इनके नामों में भी परिवर्तन आता गया. तो हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपद्स 1000 BC टू 500 AD, यानी कि 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 500 वर्ष तक भारत को 16 जनपदों में बांटा गया, जिसके प्रमुख राज्य थे काशी, कौशल, मत्स्य, वज्जी, मल्ल, वत्सा, चेदी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अवंती, अस्मक, गांधार और कंबोजा, है ना. और भी 2 एक थे, अंग और मगध. ठीक है, तो ये 16 जनपदों में भारतीय क्षेत्र को बांटा गया था. चंद्रगुप्त मौर्य स्टेब्लिश्ड द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया एंड ब्रॉड ग्रेटर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले भारत में अपना राज्य विस्तार किया था और एक वृहद साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसमें भारतीय महाद्वीप का बहुत सारा क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र इसके अंतर्गत था, और भारत में एक क्षेत्र उन्होंने राज्य किया था. द मौर्यन एम्पायर रिच्ड इज जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द ग्रेट. यानी कि जो ये मौर्य युग था, यह मौर्यों का सबसे उत्कृष्ट काल सम्राट अशोक महान के समय का रहा है. आइए हम लोग और आगे देखते हैं. The Great Ashoka, which included the present Afghanistan, Pakistan, Nepal, and the whole of India proper, excepting Assam, northern Mysore and northwest Madras. यानी कि जो अशोक के समय में चंद्रगुप्त का राज्य था, वो पाकिस्तान, नेपाल और लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था. Another big empire was built up during the Gupta period 300 AD to 450 AD, stretching from the Himalayas in the north to river Narmada in the south and from Gujarat in the west to Bengal to the east. यानी कि दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य गुप्त काल के समय रहा है, जो 300 से लेकर 450 AD तक का था, और जो हिमालय क्षेत्र से लेकर उत्तर में, दक्षिण में नर्मदा तक, और साथ ही इधर पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था. ओके, आइए हम लोग और आगे देखते हैं. और भारतीय राज्य था वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ था सम्राट अकबर के समान, जिनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा. द मुगल एम्परर अकबर यूनिफाइड द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. यानी कि इनका राज्य क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका तक भी फैला हुआ था. आइए हम लोग और आगे देखते हैं. और साथ ही म्यांमार और श्रीलंका
जो थे ये ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत थे। आइए हम लोग पेज नंबर 11 पर सबसे ऊपर देखना है। A source of information. There are the two main sources of historical sources, archaeological and literary. यानी दो प्रकार के सोर्स हमको पता चलते हैं ऐतिहासिक, जिनसे हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। तो मध्यकाल के इतिहास जानने के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनक्रिप्शंस रिटन ऑन द प्लेट्स ऑफ कॉपर एंड इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन्स एंड रॉक हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर इन सेवरल विलेजेस एंड टेम्पल्स। यानी कि जो लेख थे वो पत्थरों पर लिखे गए थे, है ना, जिन्हें हम लोग शिलालेख कहते हैं। और जो लेख थे वो कॉपर की प्लेट पर लिखे गए थे, कुछ स्टोन पर और कुछ रॉक्स पर लिखे गए थे, और जो कुछ गांवों से प्राप्त हुए हैं, और साथ ही टेम्पल्स पर भी लिखे गए थे, जो हमें इतिहास के बारे में अनेक जानकारी प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड अस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन about important events and their dates, the equalities and the achievements of the rulers, their arts and administration, etc. The study of inscriptions is called epigraphy। यानी कि जो लेख थे उस समय के राजा और सोसाइटी, आर्ट, कल्चर, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं और उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं। तो कॉइन्स के बारे में देखते हैं। दे थ्रो अ गुड डील ऑफ द लाइट ऑन इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, इवेंट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पीरियड। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्टेटिक्स। यानी कि हमको सिक्कों से भी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं। ये किस समय के शासनकाल के रहे होंगे, कौन से राजा ने इनको बनाया था, क्योंकि इस पर राजा की मोहर, साथ में उस राजा का नाम, चित्र, ये इत्यादि कई जानकारी इस पर अंकित रहती थी। आइए हम लोग और आगे देखेंगे। और हमको जानकारी प्राप्त होती है मोनूमेंट्स से, जिसमें टेम्पल्स, फोर्ट्स और प्लेसेस, भवन, है ना, मंदिर और किले, ये सब आते हैं। सेवरल टेम्पल्स वर बिल्ट इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय वेरियस रूलर्स। बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर, कंदरिया महादेव, खजुराहो आदि। यानी कि ये जो टेम्पल्स हैं, और जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर और कुछ जो फोर्ट्स हैं, किले हैं, इनसे सबसे भी इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये उस समय की कलाकृति और उस समय के जो शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे वो, साथ ही शिल्प का बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इतनी कलात्मक चीज़ें उस समय भी बनाई जाती थी। आइए अब हम लोग और देखते हैं, जैसे कि कंदिरा महादेव टेम्पल खजुराहो, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, है ना, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र, आर सम ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ द लिंगराज टेम्पल, कालिदास टेम्पल, मिडाइवल पीरियड। यानी कि जो लिंगराज मंदिर है ना, कैलाश अजंता, ये जो है उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जहाँ पर उस समय के शासनकाल, वहाँ की शासन व्यवस्था, इन सभी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। तो आइए हम लोग और जो मोनूमेंट्स हैं उनको देखते हैं, पेज नंबर 11 पर ही। द मोनूमेंट्स इंक्लूडेड्स द कुतुब मीनार एट मेहरौली, विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़, बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी, ताजमहल एट आगरा, रेड फोर्ट एट दिल्ली, एट्सेट्रा। फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट एंड प्लेसेस एट जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। यानी कि अनेक ऐसे स्थान हैं, इनसे भी हमको इतिहास के बारे में कई जानकारी। और साथ ही ये जो टेम्पल्स हैं, जैसे कि आगरा का किला, लाल किला दिल्ली, और फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार और मेहरौली का स्तंभ, ये सभी हमको मध्यकाल के बारे में कई सूचनाएं प्रदान करते हैं। उस समय जो राजाओं का किसका शासनकाल रहा और उसकी महत्वपूर्ण डेट के बारे में भी हमको जानकारी देते हैं। तो इन्हीं से हम लोग मध्यकाल के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गया। अगली क्लास में लिटरेरी सोर्सेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।